नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की नजर बंगाल पर है और अब वो वहां पर मुस्लिम वोटों को साधने में लगे हुए हैं। वहीं पर ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और अब उन्हें ये डर सताने लगा है कि कहीं वहां पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा ना हो जाए, इसीलिए वो मस्जिद मस्जिद घूम रही हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के न्यूज एडिटर राजीव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजीव जी, जिस तरीके से मुस्लिम प्रेम बढ़ता जा रहा है ममता बनर्जी का और वो मुस्लिम धर्मगुरुओं से लगातार मुलाकातें कर रही हैं, इसके क्या मायने हैं? क्या उन्हें रास आएगा? टीएमसी के लिए ये एक तरह से दोहरा झटका लगने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी अब आग के गोले पे बैठी हुई हैं। एक तरह से उनके अंदर जो अब बौखलाहट है, तो कहा जाता है कि जब बौखलाहट में कोई फैसला लिया जाता है तो वो नुकसान करेगा। गुस्से में कोई भी लिया गया फैसला उसके लिए नुकसानदेह होता है। अब ममता बनर्जी भी उसी जाल में फंस गई है। ममता बनर्जी एक तरफ अल्पसंख्यक तुष्टीकरण में लग गई है, क्योंकि उन्हें डर सता रहा है कि जिस तरह बिहार विधानसभा के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और राजद के महागठबंधन की गांठें ढीली कर दी और उनको उससे नुकसान हुआ है, उसी तरह पश्चिम बंगाल में भी ओवैसी से ममता बनर्जी को नुकसान होने वाला है। अब ये नुकसान तो होना ही होना है, ये तय भी है। हालांकि ओवैसी ने ममता बनर्जी को ऑफर भी दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने पहले कहा था कि टीएमसी को अगर ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा हमसे, तो वो हमारे साथ गठबंधन करे। गठबंधन करने से उनको कोई परहेज नहीं है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि टीएमसी अगर एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करती है तो भी एक नई समस्या पैदा हो जाएगी ममता बनर्जी के लिए। पहले तो सीट देना पड़ेगा और दूसरे में जिस तरह से टीएमसी ने अपना नया आधार बनाया है और अपनी पहचान बनाई है, और एआईएमआईएम की पहचान अलग है। हर मुद्दों पर एआईएमआईएम सिर्फ मुसलमानों की बात करती है, तो वैसे में पश्चिम बंगाल में जो गैर मुस्लिम है, यानी कि बेसिकली अगर समझ लें कि हिंदू वोटर हैं, वो टीएमसी से नाराज हो जाएंगे और इस नाराजगी का कारण टीएमसी का ये व्यवहार ही होगा। ममता बनर्जी अब अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए मस्जिदों में जा रही हैं। ये कोई नया मसला नहीं है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो पार्टियां हैं, वो सारे ऐसे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का काम करते हैं और उनसे इनको नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भी अब परंपरागत जो पॉलिटिक्स रही है भारत की, उसी के साथ चल रही हैं। उन्होंने कांग्रेस से सबक नहीं लिया। कांग्रेस को देखें, जब राहुल गांधी भी और कांग्रेस के दूसरे नेता भी हमेशा से मुस्लिमों की बात करते रहे, मुस्लिम वोट पर नजर गड़ाए रहते थे। हर जगह पर चुनाव में उन्हीं की सबसे पहली नजर मुसलमानों को खुश करने की होती थी। लेकिन धीरे धीरे जब राहुल गांधी को समझ में आया तो उन्होंने हार्डकोर हिंदुत्व की बात तो छोड़ दें, लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व के आधार पर कांग्रेस को आगे बढ़ाना शुरू किया। राहुल गांधी ने मंदिर भेजाना शुरू कर दिया, जनेऊ धारण करना शुरू कर दिया और जनेऊ धारी ब्राह्मण अपने आप को बताया। लेकिन फिर भी जो उनका इतिहास था, जिस तरह से कांग्रेस मुसलमानों की राजनीति करती रही थी, वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है और इसी के कारण कांग्रेस की पूरे देश में स्थिति कितनी कमजोर हो गई है, ये कहने की जरूरत नहीं है। वो एक क्षेत्रीय पार्टी की तरह बन गई है। हर राज्यों में जिस तरह से एक क्षेत्रीय पार्टी 10-5 सीट ले आती है, उसी तरह विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति रहती है। अब ममता बनर्जी उसी राह पर चल रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी की जो जड़ें हैं वो भी कांग्रेस की ही हैं। ममता बनर्जी ने कैरियर की शुरुआत कांग्रेस से ही की थी और कांग्रेस में ही बहुत समय तक रहे हैं। उसके बाद उन्होंने टीएमसी तो बना ली, लेकिन कांग्रेस का जो नेचर है वो उनके अंदर से खत्म नहीं हुआ। सरकार बनाने के बाद, सत्ता में आने के बाद फिर भी वो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के रास्ते पर चलते रही हैं। और अब जब उन्हें लगने लगा है कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों का वोट सिर्फ उनको नहीं मिलने वाला है, तो फिर से उसी आधार पर मस्जिदों में जाने शुरू कर दिए हैं और उनको लग रहा है कि अब पश्चिम बंगाल में मुसलमान जो हैं वो एक टैक्टिकल वोटिंग करें। टैक्टिकल वोटिंग पिछले कुछ समय से चल रहा है और टैक्टिकल वोटिंग में यही होता है कि
कहीं कहीं मुस्लिम जो वहाँ के हैं वो सोचने लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कौन सी पार्टी हराने वाली है। जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी हुआ था और कांग्रेस को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, जिसके कारण आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ। लेकिन पश्चिम बंगाल की स्थिति अलग है। अगर मुस्लिम टैक्टिकल वोटिंग की तरफ बढ़ते हैं और कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टियां या फिर ओवैसी की पार्टी को वोट नहीं मिलता है और पश्चिम बंगाल में मुसलमान ममता बनर्जी के साथ ही दिखाई पड़ते हैं, तो फिर गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू वोटों का भी ध्रुवीकरण होगा। हिंदू वोट भी एकत्र होंगे और फिर उसके बाद ममता बनर्जी जो अभी तक उम्मीद कर रही हैं कि 100 के आसपास सीटें ले भी आएं, उनकी स्थिति इतनी कमजोर हो जाएगी कि 50 का आंकड़ा भी वो पार नहीं कर पाएंगे। और यही स्थिति अब पश्चिम बंगाल में होने वाली है, जो ममता बनर्जी के एक्टिविटीज से दिखाई पड़ता है। और राजीव जी, जिस तरीके से ममता बनर्जी जो हैं वो 2021 के विधानसभा चुनावों में बंगाली अस्मिता को प्रमुख मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही हैं, और जिस तरीके से उन्होंने बार बार बंगाली वर्सेस बाहरी का जो अभियान है वो छेड़े हुआ है, ऊब सी भी होने लग गई है जिस तरीके से वो बार बार इसकी बात करती हैं, तो क्या इससे फायदा मिलेगा उन्हें? इससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो अभियान शुरू किया था उसी अभियान में ये फंस गई हैं। भाजपा तो चाहती है कि एक बार ममता बनर्जी ऐसे मुद्दे उठाएं। बंगाली अस्मिता की बात जैसे ही वो करेंगी, कहीं न कहीं सीएए का मुद्दा भी आएगा जी। क्योंकि बंगाली अस्मिता सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं है, बांग्लादेश से जो हिंदू आए हैं पश्चिम बंगाल में, जिसके लिए मोदी सरकार ने कानून बनाए, वो भी बंगाली अस्मिता से ही जुड़ा हुआ है। और सीएए के विरोध में ममता बनर्जी ने मुसलमानों के लिए ही हंगामा खड़ा कर दिया था। पूरे राज्य में जो स्थिति पैदा की थी उसमें ममता बनर्जी की अहम भूमिका थी, उनकी सरकार की भूमिका थी। उन्होंने खुला छूट दे दिया था कि जितना भी तोड़ फोड़ हिंसा करना है करते रहो। असम से लेकर पश्चिम बंगाल तक एक तरह से पीएफआई की जो बड़ी भूमिका रही सीएए के खिलाफ के आंदोलन में, तो उसमें भी ममता बनर्जी अब उन दोनों के बीच घिर जाएंगी। अब भारतीय जनता पार्टी सीएए का मुद्दा फिर से उठाएगी। यहां तक कि अमित शाह ने पहले ही कह दिया है कि सीएए के साथ साथ एनआरसी का मुद्दा भी पश्चिम बंगाल में उठेगा। और ये चुनाव के नजदीक आते आते ये सारी चीजें दिखाई पड़ने लगेगी, क्योंकि एनआरसी असम ही नहीं पश्चिम बंगाल में भी लागू किया जाना है। और भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा किया है कि जब वहां पर सरकार बनेगी तो एनआरसी का मुद्दा भी आएगा। और उसमें जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को, जो बांग्लादेश से गैर कानूनी तरीके से पश्चिम बंगाल में आए हुए हैं, जिसके खिलाफ कभी ममता बनर्जी संसद में हंगामा खड़ा करती थी, वो आज उन्हीं के सपोर्ट में आई हुई हैं। क्योंकि वामपंथी पार्टियों के जाने के बाद अब वो वोट बैंक बन गए हैं टीएमसी के, और इसलिए जो ये मुद्दे जो उठेंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी के हाथों में अपने आप से पश्चिम बंगाल के राजनीति का बड़ा आधार चला जाएगा। जी, आपने जिस तरीके से यहाँ पर कहा कि बंगाली अस्मिता की जब बात होगी तो बांग्लादेशियों की भी बात होगी, और ममता बनर्जी पर पहले से ये आरोप लगता आ रहा है कि वो जो बाहर से आने वाले लोग हैं दूसरे राज्यों से, उनका स्वागत नहीं करती हैं बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का स्वागत करती हैं। हाँ, दो तरह की चीजें हैं जी। बांग्लादेशी घुसपैठी और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए हुए लोग। घुसपैठी का मतलब है कि बांग्लादेश से लाखों मुसलमान भी हिंदुस्तान में आए हैं, और वो जो आए हैं पश्चिम बंगाल में भी रहे और देश के दूसरे कोने में भी रह रहे हैं। बांग्लादेश की गरीबी या फिर बांग्लादेश से परेशानी जो हुई है, आर्थिक परेशानी ही उसका मूल वजह है, क्योंकि धार्मिक रूप से तो उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश मुस्लिम बहुल देश है। तो ऐसी स्थिति में दो तरह के लोग बांग्लादेश से आए। तो पश्चिम बंगाल में भी जो मुस्लिम शरणार्थी हैं उनके लिए तो इनका सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, लेकिन जो प्रताड़ित होके गैर मुस्लिम यानी हिंदू लोग आए और उनको परमानेंट रेसिडेंट देने की बात हुई, सिटीजनशिप देने की बात हुई, तो इन लोगों को बुरा लगने लगा। इनका मानना है कि उन मुसलमानों को भी दिया जाए। तो पूरी दुनिया से जो भी भारत आएगा उसके लिए नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन उस प्रावधानों में अगर हम किसी के लिए विशेष सुविधा दे रहे हैं तो उसकी एक बड़ी वजह होनी चाहिए।
और 80 करोड़ हिंदुओं वाला ये देश जी अगर हिंदुओं का स्वागत न करे तो किसका स्वागत करेगा? उनके लिए दूसरे देशों में कहाँ जगह बचेगी? क्या वो खाड़ी देश जाएंगे या फिर पाकिस्तान से भाग के कहीं यूएई में चले गए तो वहां भी उनके साथ वही स्थिति है? तो दूसरे देशों को देखना चाहिए और इस मुद्दे को भी देखना चाहिए जिसके खिलाफ ममता बनर्जी ने आवाज उठाई, हंगामा खड़ा किया और आज भी वो वही कर रही हैं। जी राजीव जी, लेकिन यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी नेता है, इतनी पुरानी नेता है और जिस तरीके से उन्होंने ये अभियान वहाँ पर छेड़ा हुआ है, तो क्या वो इस चीज़ से अवगत नहीं है कि अगर वो इस तरह की कोई बात करेंगी, बंगाली अस्मिता को प्रमुख मुद्दा वो वहाँ पर बनाएंगी, तो उन्हें मुंह की खानी पड़ सकती है बांग्लादेशियों की जिस तरीके से बात होगी? क्या वो इस चीज़ से अवगत नहीं है? बिल्कुल, ये जानकारी तो किसी भी नेता को हो सकती है, लेकिन हमारी जो उम्मीदें होती है राजनीति में संभावनाओं पे आगे काम किया जाता है। तो ममता बनर्जी जो चीजें सोच रही हैं उसमें उनका तो सोचना यही है कि हम अगर बंगाली अस्मिता की बात करेंगे तो इन लोगों को बाहरी घोषित कर देंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको बाहरी और यहाँ के लोगों को बंगाली, यानी बंगाल का प्रतिनिधित्व करने का ठेका टीएमसी के पास तो नहीं है जैसा कि ममता बनर्जी सोचती हैं। ममता बनर्जी अपने आप को बंगाल का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई पड़ना चाहती है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने वहां का प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को बनाया है तो वो बिहार से या यूपी से नहीं गए हैं, वो भी पश्चिम बंगाल के ही हैं। और बंगाली अस्मिता की बात में सिर्फ टीएमसी उसका आधार नहीं तय करेगी, लेकिन अभी तक ममता बनर्जी को यही लग रहा है कि जो बंगाली अस्मिता की बात हम कर रहे हैं उसमें बंगाल का प्रतिनिधित्व मेरे हाथों में ही है, यानी जो चेहरा दिखाई पड़ेगा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का वही बंगाली अस्मिता है। लेकिन दूसरे पार्टी में जो भी हैं, या कांग्रेस में हो, कम्युनिस्ट पार्टी में हो या भी भारतीय जनता पार्टी में हो, भारतीय जनता पार्टी की बात इसलिए उठ रही है क्योंकि अभी टीएमसी को सबसे बड़ी चुनौती देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। कम्युनिस्ट और कांग्रेस से उन्हें बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बात की जा रही है कि उस पार्टी में भी बंगाली नेता ही हैं, स्टेट लीडरशिप जो है वो बंगाल के अंदर ही होगा और जो ममता बनर्जी के करीबी लोग भी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं वो भी बंगाली अस्मिता की ही बात कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी एक तरफ तो बंगाली अस्मिता की बात करके भारतीय जनता पार्टी पर एक निशाना साधना चाहती हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि अभी जो उसके अंदर से जब यही अस्मिता की बात चुनावी मंच पर आएगा और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ये आवाज उठेगी कि आखिरकार बंगाली अस्मिता है क्या और बंगाल में किन लोगों को उस अस्मिता के साथ जोड़ना चाहिए, तो फिर ममता बनर्जी को जवाब देते नहीं बनेगा। जी, और जैसे कि क्रिकेटर्स की बात हो रही है, पहले सौरभ गांगुली की बात हो रही थी कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये बात तो जाहिर है कि अगर वो ज्वाइन करते हैं बीजेपी तो पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिनारियो बदल जाएगा बंगाल के अंदर, लेकिन अभी कोई और उसके बाद उस पर बात नहीं हुई है। लेकिन अगर गौतम गंभीर की बात करें, अगर बीजेपी स्टार प्रचारक के तौर पर उतारती है उसे बंगाल में, उन्हें उतारती है, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्रिकेटर की भूमिका रही है और आज भी रहेगी। अगर क्रिकेट और फुटबॉल की बात करें वो खेल की भावना वहां रहती है, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के पास एक गौतम गंभीर चेहरा है। लेकिन ये लगभग तय माना जा रहा है कि चुनाव से कुछ समय पहले सौरभ गांगुली भी भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, क्योंकि जब बीसीसीआई के अध्यक्ष के समय जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनको बनाया गया था और अमित शाह ने सारी बैटिंग की थी, उसी समय लगभग ये तय था कि सौरभ गांगुली भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि राजनीति में हर स्टेप के लिए एक वक्त होता है, एक समय होता है। जिस समय में जो फैसला लिया जाना चाहिए वही फैसला उस समय लिया जाता है। अगर बहुत पहले भी अगर कोई बड़ा हंगामेदार काम कर लिए तो उससे भी उसका इम्पैक्ट चुनाव पे पड़ेगा न पड़ेगा इसकी संभावनाएं कम हो जाती है। लेकिन अगर चुनाव से पहले कोई बड़ा मामला आता है तो वो सीधे तौर पर चुनाव को प्रभावित करता है। तो इसका इंतजार किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी जो युवा को की पहली पसंद बन गई है और उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी
जो युवा हैं वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और पश्चिम बंगाल में जो युवाओं के बीच लोकप्रिय नेता होंगे, जो युवाओं के आदर्श होते हैं, क्रिकेट से हो, फुटबॉल से हो या गेम से हो या फिल्म स्टार हो, सारे लोग कहीं न कहीं से इस बात को तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच जो जंग चल रही है अभी, उसमें भाजपा को कितना फायदा पहुंचाया जा सकता है। जी, और राजीव जी, जिस तरीके से आपने कहा कि हर चीज़ का एक वक्त होता है राजनीति में, और सौरभ गांगुली के वक्त है अभी, उनको वक्त है अभी बीजेपी ज्वाइन करने में, चुनाव से पहले वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जब वो पार्टी ज्वाइन करेंगे तो क्या किस तरीके से वहाँ का जो पॉलिटिकल सिनारियो है वो चेंज होगा? हालांकि टीएमसी ये कहती आई है कि उन्हें राजनीतिक समझ नहीं है और देश के गरीबों की, देश की समस्याओं की उन्हें कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये बताएं कि किस तरीके से वहाँ पर जो पूरा सीन है पॉलिटिकल वो चेंज हो जाएगा? टेक्निकली अगर देखा जाए तो राजनीतिक समझ की बात जो कर रही है टीएमसी सौरभ गांगुली को लेकर, वो सौरभ गांगुली अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनकी राजनीतिक समझ पैदा करने वाले और उनको राजनीतिक तौर पर परिपक्व करने वाले या राजनीतिक सलाह का देने वाले भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग हैं। उसके लिए भाजपा को टीएमसी से कोई नेता या कोई स्ट्रेटजिस्ट उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे टीएमसी को अभी प्रशांत किशोर को लेने की जरूरत पड़ गई है। भाजपा में वैसे रणनीति बनाने वाले बहुत सारे नेता हैं जो सौरभ गांगुली को सहायता कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बात तो टीएमसी बार बार ये बात दोहरा रही है कि सौरभ गांगुली राजनीति में नहीं जाएंगे, लेकिन पिछले कुछ समय से सौरभ गांगुली ने कई बार ऐसा संकेत दिया है। उन्होंने पिछले 2-3 महीना पहले अपने एक हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए जो कोलकाता के पास उनको ज़मीन दी गई थी ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से, उस ज़मीन को लौटा दिया, पट्टे को कैंसिल करवा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में हमें कोई ऐसा मुद्दा दिखाई पड़े कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है, तो चुनाव के समय टीएमसी की सरकार जो है या टीएमसी के तरफ से ये बात कही जाए कि सौरभ गांगुली को ये फायदा दिया गया, यहाँ पर उन्होंने सरकार का फायदा उठाया, तो ये पहले ही वो सारी चीजें समेट के रखे हुए हैं और ये संकेत मिल रहा है कि बस जब आएंगे तो वो समीकरण तो बदलेगा ही, क्योंकि समीकरण अभी जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है उसमें 10-5% और ऐड हो जाएगा। सौरभ गांगुली का अपना अलग व्यक्तित्व है, उनके अलग फैन फॉलोअर्स हैं और वो एक उनकी छवि जो बनी हुई है उससे बंगाल की राजनीति में एक नया तरीका डेवलप होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नया चेहरा आएगा सामने। और इसका फर्क तो पड़ता है, जैसे दूसरे राज्यों में भी पड़ा, और जैसे दिल्ली के चुनाव के समय गौतम गंभीर भी भारतीय जनता पार्टी आए थे और उनका भी फायदा हुआ लोकसभा चुनाव में। तो इन चीजों का फायदा हर स्टेट में होता है, पश्चिम बंगाल में भी होना लगभग तय है। तो राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता को प्रमुख मुद्दा बनाने जा रही हैं आने वाले विधानसभा चुनावों में, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि यही मुद्दा उनके खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा बनकर खड़ा हो जाए, और इसे ही कहते हैं अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।